नमस्कार। स्वागत है आप सभी का। तो चलिए हमेशा की तरह आज के दिन की भी शुरुआत करते हैं द स्पीकिंग ट्री के आर्टिकल के साथ। तो आज के आर्टिकल में बात कर रहे हैं गीता एज ए स्ट्रेस बस्टर। तो भगवत गीता की बात कर रहे हैं। तो ऑथर स्टार्टिंग में अपने बारे में यहाँ पर बता रहे हैं कि मैं जो मेरी हैबिट है वह है चिंता करने की। जैसे आम लोगों की मोस्टली आदत होती है कि चिंता में ही रहना, चिंता करते रहना, एक चिंता से निकले दूसरी चिंता फिर डेवलप कर लेनी। तो यहाँ पर ऐसी ही आदत थी ऑथर की। तो उन्होंने यहाँ पर इसको कैसे खत्म किया, तो उसके बारे में ऐसे चर्चा कर रहे हैं कि जब यहाँ पर उन्होंने भगवत गीता को पढ़ना शुरू किया तो तब उनको यहाँ पर रियलाइज हुआ जो गांधी जी बात कहते थे कि द गीता इज द यूनिवर्सल मदर, हर डोर इज वाइड ओपन टू एनीवन हु नॉक्स। तो ये बात उनको यहाँ पर रियलाइज हुई कि जो गांधी जी यहाँ पर हमेशा कहते थे कि यूनिवर्सल मदर है, जो भी इसका दरवाजा खटखटाता है तो उसके लिए खुला है। तो वो यहाँ पर आके गीता को पढ़कर जो है अपना आत्मज्ञान जो है उसको यहाँ पर एक्सप्लोर कर सकता है और जो भी उसको परेशानियां हैं उसको दूर कर सकता है। तो यहाँ पर बात कर रहे हैं कि जो गीता है इसके अंदर गहरे फिलोसफिकल कंसेप्ट ही नहीं है, हम इसको ही नहीं पढ़ते हैं। ये हमें जो सिद्धांत होते हैं, जो टेक्निक्स होती हैं, कैसे हम किसी चीज के ऊपर काबू कर सकते हैं, तो ये भी बताती है। तो ये तभी मुमकिन हो सकता है अगर हम अच्छे से पूरे जो हमारे रोम रोम है उनको लगाकर अच्छे से प्रैक्टिस करें फुल सिंसेरिटी के साथ। ओके, तो ये बहुत ही इफेक्टिव होगा और एक अनइमेजिनेबल ये कंडीशन होगी। आप इमेजिन भी नहीं कर सकते कि आपके अंदर कैसा बदलाव आएगा फिजिकली, मेंटली और स्पिरिचुअल वेज में। और आगे ऑथर बात कर रहे हो श्लोक के बारे में। जिस श्लोक को पढ़ के बार बार पढ़ के जो इनकी चिंता करने की आदत है उससे इनको छुटकारा मिला है। तो यहाँ पर वो श्लोक है, अबंडनिंग ऑल ड्यूटीज टेक रेफ्यूज इन मी अलोन, आई शैल लिबरेट यू फ्रॉम ऑल सिंस, डू नॉट ग्रीव। तो यहाँ पर ये आयत कहती है, ये श्लोक कहता है कि अपने सभी काम को त्याग कर मेरी शरण लो, मैं तुम्हारी सभी चिंताओं को, सभी पापों को दूर कर दूंगा, खत्म कर दूंगा। तो इसी श्लोक को और अच्छे से एक्सप्लेन करते हुए जो स्वामी चिन्मयानंद है, ओके, तो यहाँ पर वो भी इसी श्लोक के बारे में लिखते हैं कि जितने भी यहाँ पर गीता में और श्लोक हैं तो उसमें सबसे उत्तम जो है, नॉबलेस्ट जो है, वो ये श्लोक है और सबसे ज्यादा कंट्रोवर्शियल भी यही श्लोक है। तो ये हमें सिखाता है कि हमें जो अपना धर्म जो है उसको कैसे निभाना है और यहाँ पर जो आपके अंदर की ईगो है उसको कैसे कंप्लीट करना है, तो उसके बारे में हमें जो है यहाँ पर सीखने को मिलता है। और आगे यहाँ पर ऑथर बात कर रहे हैं कि कैसे जो है, जो यहाँ पर श्लोक अपना मैसेज कन्वे करता है, तो कैसे जो है नेगेटिव टेंडेंसी से हम बच सकते हैं। तो यहाँ पर सीधी सीधी बात कर रहे हैं कि अपने आप को सरेंडर कर दो हाई पावर के सामने, मतलब वो स्पिरिचुअल पावर जो है उसके सामने अपने आप को सरेंडर कर दो। जब आप सरेंडर करोगे तो जितनी भी तरह की नेगेटिव टेंडेंसीज हैं, जो अनहेल्दी थॉट्स आपके मन में आती हैं, एंजाइटीज आती हैं, चिंताएं आती हैं, वो सब खत्म होनी शुरू हो जाएंगी। तो ये तभी शुरू होगा जब आप सरेंडर करोगे, जब आप आगे बढ़ोगे और अपने दिमाग को, अपने माइंड को जब खोलोगे, मन को खोलोगे बिना किसी थॉट्स के रिजर्वेशन के, मतलब पहले से ही अगर मन जो है थॉट्स से भरा पड़ा है तो यहाँ पर आपके अंदर जो डिवाइन फ्लो है, इनफ्लो जो है वो नहीं जा सकता है। तो यहाँ पर अगर आप सरेंडर कर देते हो तो डिवाइन इनफ्लो आपके अंदर, आपकी कॉन्शियसनेस में जाएगा, आपका दिमाग जो है वो दुरुस्त होगा, सही होगा और जो भी आपको गाइडेंस चाहिए होगी वो अपने आप ही आपको जो है आपके अंदर जो है आपको मिलती जाएंगी। जिस तरह की भी आपको यहाँ पर सलाह चाहिए वो आपके मन के अंदर ही उसका आंसर आपको मिलना शुरू हो जाएगा अगर आप अपने आप को सरेंडर कर देते हैं। तो इस आर्टिकल में बेसिकली बात की गई है कि जो एक नया स्ट्रेन निकलकर सामने आया है कोरोना वायरस का, खासतौर पे यूके में, तो उसके बारे में पैनिक होने की जरूरत नहीं है। तो इसका कोई केस यहाँ पर नहीं बन रहा है। क्यों नहीं बन रहा है? क्योंकि जो वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन है उसने एश्योरेंस दी है कि जो नया स्ट्रेन निकल कर आया है, एक नया वेरिएंट निकल कर आया है कोरोना वायरस का यूके में, वो कोई नई बीमारी नहीं है। और यहाँ पर इसकी आइडेंटिफिकेशन कर लेना कि ये अभी फैल रहा है यूके में, तो ये जो यूके का हेल्थ सिस्टम है, जो उसकी एडिशनल कैपेसिटी है कि कैसे वो यहाँ पर ट्रैक कर रहा है ऐसे केसेस को, बीमारी को कैसे ट्रेस करके चल रहा है, तो ये उसकी निशानी बताता है कि कैसे एक नए वेरिएंट को उन्होंने खोजा है। तो गवर्नमेंट जो है, यूके की गवर्नमेंट, उसने बहुत बढ़िया काम किया है यहाँ पर। और जो लोगों के मन में डर था कि जो नया स्ट्रेन निकला है कोरोना वायरस का, उसका पता नहीं अब क्या घातक रूप सामने निकल कर आएगा, अगर किसी को
कोरोना वायरस हो गया, दोबारा से अगर कोरोना वायरस उसको हो रहा है तो यहाँ पर डर की संभावना ज़्यादा हो जाती है। तो इसी यहाँ पर संभावना को कम कर रहे हैं यहाँ पर जो यूके के जो प्रशासन है, जो गवर्नमेंट है। तो यहाँ पर वायरस की बात कर रहे हैं तो ये हमेशा बदलता रहता है। तो यहाँ पर अगर एग्जाम्पल लें हम HIV एड्स की, तो यहाँ पर HIV इसके रिगार्डिंग अभी तक कोई वैक्सीन डेवलप हो ही नहीं पाई, जिसकी वजह से एड्स की बीमारी होती है। तो एड्स की बीमारी होने से क्या होता है कि जो हमारा इम्यून सिस्टम है वो इतना वीक हो जाता है कि अगर कोई भी नॉर्मल बीमारी भी लगती है तो वो उसको खत्म कर देती है। तो हमारा इम्यून सिस्टम इतना भी काबिल नहीं होता कि एक जो नॉर्मल बीमारी है उसको भी टैकल कर पाए, जिसकी वजह से इंसान जो है वो उसकी डेथ हो जाती है। तो यहाँ पर ऐसा केस नहीं है। अगर बात करें कोरोना वायरस की तो इसके ऊपर अभी भी रिसर्चेर चल रही हैं बहुत सारी, जहाँ पर जो एजेंसीज हैं, जैसे यहाँ पर फाइजर और मॉडर्ना, जो यहाँ पर एजेंसीज हैं, जो कंपनीज हैं, तो यहाँ पर वैक्सीन्स इसके बारे में बना रही हैं जो कि ऑथराइज्ड है बाय USFDA। तो इन्होंने यहाँ पर रिसर्च भी की है कि कैसे कोरोना वायरस का जो यहाँ पर स्पाइक प्रोटीन है इसके खिलाफ एंटीबॉडीज यहाँ पर तैयार की जाए, जिसकी वजह से जो आम आदमी उसका जो इम्यून सिस्टम है वो इतना स्ट्रांग हो कि इस वायरस के अगर चपेट में वो आता है, इस वायरस को वो हरा दे। और आगे यहाँ पर ऑथर बात कर रहे हैं कि रिसर्च अभी भी अंडरवे है कि जो भी स्पाइक प्रोटीन का जो फिगर है, स्ट्रक्चर, उसमें जो भी चेंजेस आ रही है उसको एनालाइज किया जा रहा है कि जिसकी वजह से नया वेरिएंट जो है यहाँ पर निकल कर आ रहा है। और जो नया वेरिएंट निकल कर आ रहा है वो जो वैक्सीन अभी बनाई गई है कोरोना वायरस के लिए उसको उसके अंतर्गत ही वो रहे। मतलब कि ऐसा ना हो कि अभी और वैक्सीन बनाने की जरूरत पड़ जाए इस नए वेरिएंट को टैकल करने के लिए। तो अभी भी इसके ऊपर एनालिसिस चल रहा है, रिसर्च चल रही है। अभी भी जो इसका स्पाइक प्रोटीन है उसका स्ट्रक्चर जो है उसको एनालिसिस किया जा रहा है। और अभी जो यहाँ पर इंफॉर्मेशन आ रही है और जो यहाँ पर डाटा यहाँ पर अवेलेबल हो रहा है ये लिमिटेड है, जिसकी वजह से अभी भी यहाँ पर वेट करनी चाहिए कि एक एविडेंस बेस्ड रिसर्च जो है आउटकम निकल कर आए और जो डाटा जो है ना वो अवेलेबल हो, जिसकी वजह से एक सही जो रिसर्च जो है वो सामने आए, सही इंफॉर्मेशन जो है वो लोगों तक पास आउट हो। तो यहाँ पर लोगों को यहाँ पर टेस्ट करना चाहिए और आइसोलेट भी करना चाहिए उनके जो कॉन्टैक्ट्स हों। अगर कोई कोरोना वायरस से यहाँ पर संक्रमित पाया जाता है, उसके जो कॉन्टैक्ट में यहाँ पर इंसान आए हैं उनको ट्रेस करें, यहाँ पर जो नया वेरिएंट है और आगे ना फैल जाए। तो इसके लिए जैसे हम अप्रोच बनाकर चल रहे थे कोरोना वायरस के लिए कि कॉन्टैक्ट ट्रेस करना, मतलब जिस भी कॉन्टैक्ट में इंसान आया है उसके सभी कॉन्टैक्ट्स को यहाँ पर सीज कर देना, आइसोलेट कर देना, उन्हीं के घर पे जहां पर भी वो वर्किंग प्लेस पे काम कर रहे हैं वहीं पर आइसोलेट कर देना। तो यहाँ पर जो यूरोपियन सेंटर फॉर डिजीज प्रिवेंशन एंड कंट्रोल है वो भी यहाँ पर एडवोकेट कर रहा है कि पब्लिक हेल्थ अथॉरिटीज और जो लेबोरेटरीज हैं वो यहाँ पर एनालिसिस करें, यहाँ पर एक सीक्वेंस बनाए वायरस का कि कैसे यहाँ पर नए केसेस को हम आइडेंटिफाई कर सके और उसको फॉलो कर सके उसी जो मैनर में जिस हिसाब से हमने यहाँ पर कोविड-19 के केसेस को यहाँ पर मैनेज किया था। और इसके अलावा हमें यहाँ पर सेफ्टी नॉर्म्स जो है यहाँ पर सरकार बताती है उसको फॉलो करने की जरूरत है। उसको तभी तक हमने यहाँ पर कभी ढिलाई नहीं बरत सकती जब तक अच्छे से वैक्सीन जो है वो सर्कुलेट नहीं हो जाती पूरे वर्ल्ड में। तो ये हमारी जिम्मेदारी है कि इसका कोरोना वायरस है, एक नया वायरस है, इसके बारे में अभी क्या आगे रूप लेगा इसके बारे में अभी पता नहीं है, लेकिन जो हमारे हाथ में है हम उसको यूज करें, हम अपनी सेफ्टी को अपने हाथ में लेकर चलें। अगर कोई भीड़ भाड़ वाला इलाका है तो वहां पर परहेज करें जाने में, अगर जाने की जरूरत है तो अपना फेस कवर जरूर करें। तो यहाँ पर पैनिक होने की कोई जरूरत नहीं है, सिर्फ जो आपके हाथ में जो आपकी सेफ्टी है उसको आप फॉलो करके चलो, क्योंकि दुश्मन नया है, उसके क्या फीचर है उसको अभी भी रिसर्च करने में सालों लग जाएंगे और क्या क्या ये आने वाले समय में और नए वेरिएंट पैदा करेगा इसके बारे में भी अभी तक कुछ कहा नहीं जा सकता। 2020 तो अभी बीतने वाला है, तो 2021 में भारत का क्या रोल होगा, कैसे और वर्ल्ड इकोनॉमीज यहाँ पर सरवाइव करेंगी, क्या मेजर यहाँ पर इम्पैक्ट रहेगा वर्ल्ड इकोनॉमीज में, तो इसी के बारे में यहाँ पर इस आर्टिकल में चर्चा की गई है। तो स्टार्टिंग में बात कर रहे हैं कि अगर बात करें 2020 की तो ये कोविड की ही कैलेमिटी का साल रहा है। बहुत बड़े पैमाने पर ये महामारी फैली है, बहुत बड़े पैमाने पर जो है लोगों की यहाँ पर मृत्यु हुई है। अगर बात करें 2021 की तो ये साल होगा इसी बीमारी को काउंटर करने का, खत्म करने का और वैक्सीन जो है उसको डिस्ट्रीब्यूट करने का पूरे वर्ल्ड लेवल पे। तो इसके अलावा ये आने वाला
समय आने वाला साल ही बताएगा कि कौन यहाँ पर शाइन करेगा। अगर बात करें हम जो लार्ज स्केल प्रोडक्शन उसके बारे में, इक्विटेबल एसेस है, स्मूथ डिस्ट्रीब्यूशन और इंटेलिजेंट एडमिनिस्ट्रेशन, और कौन जो है अच्छे से टैकल करेगा कोरोना वायरस को, तो इसके बारे में इन सभी क्षेत्र में कौन शाइन करेगा तो आने वाले समय में यहाँ पर अगला साल ही बता पाएगा। तो अभी भी दो बड़े इश्यूज जो हैं पूरे वर्ल्ड लेवल पर जो डोमिनेट करेंगे पूरे ग्लोबल एजेंडा में 2021 में, सबसे पहला है हेल्थ सिक्योरिटी और दूसरा है क्लाइमेट चेंज। ये इस साल भी रहे हैं और अगले साल भी ये रहने ही वाले हैं, और आने वाले कई सालों तक ये दो इश्यूज जो है ना ये खत्म नहीं होंगे, ये रहेंगे जब तक। अगर हेल्थ सिक्योरिटी की बात करें तो इसमें कोई भी देश अगर पूरी तरह से अचीवमेंट नहीं हासिल कर लेता, तो अगर भारत की भी बात करें तो यहाँ पर अगर टीबी की बात करें तो अभी भी इसको हम एलिमिनेट नहीं कर पाए हैं। हालांकि हमने टारगेट रखे हैं 2030 तक हम इसको एलिमिनेट करेंगे पूरी तरीके से, लेकिन नहीं हो पा रहा है। अगर बात करें पोलियो को, तो पोलियो को भी 3 सेक्शन होते हैं पोलियो के, तो अभी उन तीनों सेक्शंस को हम एलिमिनेट नहीं कर पाए। तो अभी भी समय लगेगा हेल्थ सिक्योरिटी को और बड़े पैमाने पर एक्सप्लोर करने का। अभी तो वैक्सीनेट हमने करना है अपनी पॉपुलेशन को, उसके लिए भी अभी प्रायोरिटी बनाई जा रही है। तो यहाँ पर ये दोनों के दोनों इश्यूज आने वाले कई सालों तक रहेंगे। तो आगे बात कर रहे हैं कि अभी ये जो साल था 2020 का, तो ये साल में जो हमारी धरती है इसने सांस ली है अच्छे से। तो सांस कैसे ली? क्योंकि कार्बन एमिशंस कम हुई हैं। जब लॉकडाउन लगने शुरू हो गए पूरे वर्ल्ड इकोनॉमिक्स में एक के बाद एक, तब उस समय एक ऐसा समय आया था जब नदियों का पानी साफ हो गया था। ऐसा समय आया था जब हवा शुद्ध हो गई थी और यहाँ पर जो क्वालिटी लाइफ थी वो पैदा होनी शुरू हो गई थी। तो वो उस समय को यहाँ पर ऑथर बात कर रहे हैं कि धरती ने यहाँ पर सांस ली है एक साल तक। तो ये ऐसा माहौल होना चाहिए धरती के पास। तो यहाँ पर आगे बात कर रहे हैं कि बहुत सारी कंट्रीज ऐसी हैं जो अपने आप को यहाँ पर सेंटर स्टेज करना चाहती हैं, जैसे वहां पर थ्रेट्स है इंटरनेशनल पीस के हिसाब से या सिक्योरिटी के हिसाब से। तो यहाँ पर आगे बात कर रहे हैं कि जो अगर बात करें यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल की, तो हाँ इसने भी 3 महीने लगा दिए जब वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन ने यहाँ पर डिक्लेयर किया कि कोविड-19 एक पैंडेमिक है, एक महामारी है। तो उसके बाद 3 महीने बाद इसने एक्शन लिया। और बात करें WHO की, जो भी यूएन की ही एजेंसी है, यहां पर बात कर रहे हैं कि यूएनएससी ने, यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल ने 1 जुलाई को यहां पर एक रेजोल्यूशन अडॉप्ट किया। रेजोल्यूशन का नंबर है 2532। और यहां पर क्या कहा गया कि वर्ल्ड वाइड लेवल पर जितने भी आपके कन्फ्लिक्ट हैं उसको यहां पर आप सीज फायर कर दो, रोक दो वहां पर जो भी आपके झगड़े हैं। तो इसका रीजन ये बताया गया कि क्यों डिले हो गया। तो स्टार्टिंग में जब WHO ने देर लगा दी कि महामारी है पैंडेमिक, तो फैल काफी पहले समय से गई थी, लेकिन इसको पता बाद में लगा, इसकी वजह से यूएस को भी यहां पर गुस्सा आ गया। तो उस समय डोनाल्ड ट्रंप का एडमिनिस्ट्रेशन था, तो उनकी वैसे ही उनकी पर्सनैलिटी ऐसी थी कि उन्होंने यहां पर नेगेटिव ही अप्रोच लगाई WHO के बारे में। इसके बाद फंडिंग बंद कर दी WHO को, कि जो भी बड़े पैमाने पर अमेरिका यहां पर सपोर्ट करता था WHO को, वो वापस ले ली। और जो रोल था WHO का उसको क्रिटिसाइज किया कि आपने अपना ड्यूटी जो है अच्छे से नहीं निभाया। तो इसको भी एक रीजन माना गया है। और आगे यहां पर ऑथर बात कर रहे हैं कि जैसे यूएस पहले काम कर रहा था डोनाल्ड ट्रंप की एडमिनिस्ट्रेशन में, तो अभी उसको यहां पर चेंज करेगा यूएस। जैसे यहां पर डोनाल्ड ट्रंप बात करते थे हर एक मुद्दे ऊपर, अपना एक्सट्रीमिज्म शो करते थे कि हम अमेरिका को ही पहले यहां पर देखकर चलेंगे, बाकी के पूरे देशों के साथ हमारा कोई भी यहां पर इंपॉर्टेंस नहीं है, सबसे पहली इंपॉर्टेंस हमारा यूएस है। हालांकि जो डोनाल्ड ट्रंप का एडमिनिस्ट्रेशन था, उससे पहले जो एडमिनिस्ट्रेशन थी उन्होंने बहुत ही अच्छे लेवल पर लिंक बनाए हुए थे सभी कंट्रीज के साथ पूरे वर्ल्ड वाइड। तो अभी जो बाइडेन का यहाँ पर एडमिनिस्ट्रेशन आएगा, दोबारा से वही पार्टी की सरकार आएगी जो डोनाल्ड ट्रंप के एडमिनिस्ट्रेशन से पहले काम कर रही थी। तो यहाँ पर जो आने वाली जो एडमिनिस्ट्रेशन है, इसकी जो प्रायोरिटी यही रहेगी कि पैंडेमिक से कैसे लड़ना है यूएस में, और कैसे यहाँ पर जो है लीडरशिप, जो यूएस की लीडरशिप है उसको रीएस्टेब्लिश करना है पूरे वर्ल्ड वाइड लेवल पर, और एक इफेक्टिव कोalition बनाकर चलना है आने वाले समय में। और कैसे इस पैंडेमिक को भी हम जो है एलिमिनेट करें और दोबारा से इकोनॉमिक्स को भी कैसे रिवाइव करें, तो उसके ऊपर फोकस करेगा अमेरिका। और आगे बात कर रहे हैं कि कैसे यहाँ पर जो है यूएन अपने जो गोल्स हैं उसको अचीव करेगा। तो यूनाइटेड नेशंस के भी यहाँ पर बहुत सारे गोल्स हैं। अगर बात करें सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स, तो इसके तहत 17 अलग अलग गोल्स है जिसको 2030 तक अचीव करना है,
जितने भी यूनाइटेड नेशन के मेंबर कंट्रीज हैं, तो यहाँ पर कैसे इन गोल्स को अचीव करेगा, तो इसके यहाँ पर बात कर रहे हैं जॉन कैरी की। जॉन कैरी की यहाँ पर बात करेंगे, ये फॉर्मर सेनेटर हैं और सेक्रेटरी ऑफ द स्टेट रहे यूएस में। और आने वाले समय में जो बाइडेन प्रेसिडेंशियल यहाँ पर एडमिनिस्ट्रेशन होगा, तो उसमें भी यहाँ पर एनवाई के तौर पर काम कर सकते हैं फॉर क्लाइमेट चेंज। तो अगर बात करें कैरी की, तो जब पेरिस क्लाइमेट चेंज एग्रीमेंट हुआ था तो उसमें भी इनका बहुत अहम रोल रहा था। और उसके बाद बहुत कुछ हो चुका है। 2015 के बाद बहुत कुछ जो है आने वाले समय में हो चुका है। जब डोनाल्ड ट्रंप का एडमिनिस्ट्रेशन आया था तो उस समय उन्होंने पूरी तरह से यूएस को बाहर निकाल दिया था पेरिस क्लाइमेट चेंज एग्रीमेंट से। तो इससे भी जो वर्ल्ड की बाकी इकोनॉमिक्स थी, बाकी कंट्रीज थी, उन्होंने काफी नाराजगी जाहिर की थी। तो यहाँ पर एक बयान दिया था डोनाल्ड ट्रंप ने कि यहाँ पर जो भी कुछ हो रहा है ना, क्लाइमेट चेंज हो रहा है, ये नेचुरली है, इसमें किसी भी देश का कोई भी यहाँ पर योगदान नहीं है, कोई भी यहाँ पर कार्बन एमिशंस वगैरह काम नहीं करते हैं। तो ये दलील देकर यूएस जो था बाहर हो गया था। तो ये दलील दी थी डोनाल्ड ट्रंप ने। तो जो यूएस की क्रेडिबिलिटी है ना इस क्लाइमेट चेंज के ऊपर बहुत कम है। और आगे बात करें कि कैरी अगर आकर दोबारा काम करते हैं बाइडेन एडमिनिस्ट्रेशन में, तो अमेरिका को दोबारा इस गेम में वापस लेकर आना, तो ये बहुत यहाँ पर मेहनती काम होगा, बहुत हार्ड होगा उनके लिए। और यहाँ पर अगर वेस्ट की बात करें तो जैसे जर्मन फॉरेन मिनिस्टर है हाइको मास, तो उन्होंने भी यहाँ पर आर्ग्यू दिया था यूएनएससी के बारे में, यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल के बारे में, कि यहाँ पर जो पीस एंड सिक्योरिटी है ना, इसको समझने की जरूरत है। इसको अच्छे बड़े सेंस में हमें समझना होगा कि पीस और सिक्योरिटी, इसका जो दायरा है ना वो बढ़ता जा रहा है। तो बात कर रहे हैं जैसे वायरस की, तो यहाँ पर जैसे वायरस को हमने ट्रीट करना है, वैसे हमने यहाँ पर जो क्लाइमेट चेंज के जो थ्रेट्स आ रहे हैं उसको भी चेंज करना है। क्योंकि ये अगर एक गन की बात करें ना तो उससे ज्यादा डेडली है। एक गन तो एक शॉट मारेगी, इंसान की डेथ होगी, ओके, ऑन द स्पॉट डेथ होगी। लेकिन ये धीरे धीरे यहाँ पर लोगों को मार रहे हैं। अगर क्लाइमेट चेंज की बात करें और वायरस की भी बात करें, तो वायरस कैसे आया? वायरस का भी यहाँ पर होने का कारण यही है कि हमने जो एनवायरनमेंट था उसके साथ ही हमने यहाँ पर पंगा लिया है। तो एनवायरनमेंट के साथ कैसे पंगा लिया? जो नेचुरली जो प्राणी यहाँ पर रहना चाहते हैं, जो कुदरत ने बनाए हैं, हम उनको मार रहे हैं। तो ये चीज सिर्फ और सिर्फ चाइना में नहीं हो रही है, ये चीज पूरे दुनिया में फैल रही है। ओके, कहीं कहीं पर किसी प्रकार के जानवरों को मारा जा रहा है, कहीं पर कुत्तों को मारा जा रहा है उनको खाने के लिए, कहीं पर बंदरों को मारा जा रहा है उनको खाने के लिए। तो यहाँ पर भारत में भी ऐसा हो रहा है। ओके, तो भारत में भी कुछ राज्य ऐसे हैं जिन्होंने यहाँ पर परमिशन दे रखी है कि अगर आपको कोई, अगर बात करें बंदर की, तो वो अगर आपको तंग करता है तो आप उसको यहाँ पर मार सकते हो। तो ये सब चीजें हो रही हैं, इनको यहाँ पर जरूरत नहीं है करने की। जो जिसका एरिया है उसको दे देना चाहिए और इंसान को वहीं पर रहना चाहिए जहां पर उसको सही यहाँ पर रहने का यहाँ पर एरिया बनता है। अगर ज्यादा जंगलों में हम घुसेड़ेंगे तो यहाँ पर फिर जानवर भी आगे मारने को ही आएंगे। तो आगे यहाँ पर बात कर रहे हैं, तो यहाँ पर यही बात कर रहे हैं कि जो यूएस और जो चाइना है, जो रशिया और चाइना है, यहाँ पर ये बेसिकली यहाँ पर नॉन ट्रेडिशनल जो सिक्योरिटी थ्रेट्स हैं, तो यहाँ पर इसको हमेशा अपोज करते हैं और हमेशा यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल को मैंडेट तभी देते हैं जब यहाँ पर वार और पीस के बारे में यहाँ पर बात आती है। तो कोई भी यहाँ पर झगड़ा होता है किसी भी देश का किसी के साथ, तो यहाँ पर फिर यहाँ पर जो मैंडेट दिया जाता है, तो जो केस जाता है यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल के पास। तो अगर बात करें भारत और पाकिस्तान की, तो इनका भी जो कश्मीर का इशू है, जब से ये शुरू हुआ था तभी ये यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल के पास चला गया था। दोनों देशों के जो है केसेस वहां पर हैं। जो देश जैसा स्टेप लेता है कश्मीर के ऊपर, उसका वैसा ही प्रभाव पड़ता है उस केस के ऊपर, जो यहाँ पर भारत और पाकिस्तान यहाँ पर लगाकर बैठे हैं यूएनएससी में। तो यहाँ पर जो वेस्टर्न स्टेक आता है उसी हिसाब से यहाँ जो छोटे आइलैंड स्टेट्स हैं वो भी एग्री होते हैं और उसी हिसाब से यहाँ पर काम करते हैं। लेकिन यहाँ पर बहुत बड़े पैमाने पर यही ओपिनियन निकल कर आता है कि जो क्लाइमेट चेंज है यहाँ पर इम्पैक्ट डाल रहा है पीस और सिक्योरिटी के ऊपर। तो यहाँ पर हम अगर भारत की बात करें तो भारत यहाँ पर कैसे अपने आप को यहाँ पर आगे लेकर आ सकता है और इस समस्या का हल यहाँ पर ढूंढ सकता है। तो यहाँ पर बात कर रहे हैं कि अगर भारत पैंडेमिक को कंट्रोल कर लेता है और यहाँ पर वन ऑफ द बेस्ट वैक्सीन किंग बन जाता है ना आने वाले समय में 2021 में, तो और इसकी अगर मैन्युफैक्चरिंग उसको हैंडल कर लेता है और इसकी शेयरिंग जो है उसको भी अच्छे से जो है डिस्ट्रीब्यूट कर लेता है अपने इंडिया लेवल पर भी और पूरे वर्ल्ड के लेवल पर भी,
तो इसका यहाँ पर भारत जो है ना एक अच्छा रोल यहाँ पर प्ले करके चलेगा 2021 में। और साथ ही साथ अगर यहाँ पर भारत अच्छी कमिटमेंट दिखाता है क्लाइमेट चेंज के ऊपर, तो यहाँ पर भारत वैसे भी यहाँ पर बहुत बड़े पैमाने पर काम कर रहा है। जो सौर ऊर्जा है उससे हम कैसे ऊर्जा बनाएं और उसको यहाँ पर बड़े पैमाने पर उसका नेटवर्क जो है पूरे भारतवर्ष में फैलाएं, तो भारत सरकार इसके ऊपर ऑलरेडी काम कर रही है। तो बहुत बड़े पैमाने पर भारत की भी कमिटमेंट है कि जो हम ऑयल, जो क्रूड ऑयल निर्यात करते हैं, आयात करते हैं बाहर से, उसके ऊपर डिपेंडेंसी हम कम करें। तो डिपेंडेंसी तभी कम होगी जब एनर्जी का एक और वेरिएंट जो है उसको हम जो है साइड वाइज भारत में अच्छे पैमाने पर डेवलप कर लें। तो यहाँ पर भारत जो है इसको आगे आना होगा, अपनी कमिटमेंट शो करनी होगी। इसके अलावा जो सेक्टर्स हैं उसके ऊपर भी यहाँ पर फोकस करना होगा, और साथ ही साथ जो यूएनएससी की टर्म्स हैं उसके हिसाब से यहाँ पर बेस्ट होना होगा। तो अगर अगस्त 2021 की बात करें तो भारत के पास यहाँ पर जो है रोटेटिंग प्रेसिडेंसी आएगी यूएनएससी की। तो उस समय यहाँ पर जो है जो आइटम्स जो उसको एजेंडा के ऊपर भारत यहाँ पर लेकर आएगा। तो यहाँ पर what better way to hog the spotlight while celebrating its 75th year of independence than effective delivery of the two major issues of the concern to the world community। तो यहाँ पर कौन सा ऐसा रास्ता होगा जब साथ ही साथ भारत अपना 75th जो है आज़ादी दिवस भी बनाएगा, और साथ ही साथ यहाँ पर जो है अच्छे डिसीजंस भी देगा कि ये जो दो मेजर इशू है, जो हेल्थ सिक्योरिटी है और दूसरा जो क्लाइमेट चेंज है, इसके ऊपर हम जो है कैसे इन इश्यूज को हम टैकल करके चलें और वर्ल्ड कम्युनिटी को कैसे यहाँ पर फायदा पहुंचाएं। तो यहाँ पर बात करने की इन सब चीजों को हासिल करने के लिए अगर भारत यहाँ पर, जब भारत के पास प्रेसिडेंसी रहेगी, तो अगर अच्छे से डिलीवरी यहाँ पर करनी है दोनों एजेंडास के ऊपर, दोनों जो मुख्य आइटम्स हैं उसके ऊपर, हेल्थ सिक्योरिटी और क्लाइमेट चेंज, तो यहाँ पर हमें ऑफेंसिव होकर यहाँ पर काम करना होगा, ना कि डिफेंसिव। तो यहाँ पर जो वैक्सीन डिप्लोमेसी राइट है, ठीक है, उसके बारे में भी यहाँ पर बात की है कि उसको भी यहाँ पर हासिल करना होगा। इसके अलावा बेटर एजेंडा यहाँ पर जो हमें यहाँ पर यूज करना होगा, जो यहाँ पर यूएनएससी के टर्म में, इसके अलावा अगर हम बात करें तो जैसे वो यूएनएससी एजेंडा यहाँ पर लेकर चलती है, उससे बेटर एजेंडा यहाँ पर बनाना होगा, ताकि जो कि अच्छे से जो रिफॉर्म्स हैं उनको हम आगे जो है पुश कर सकें। और यहाँ पर जो यूनाइटेड नेशन जनरल असेंबली है, तो यहाँ पर रिफॉर्म्स जो है डिस्कस हो। ओके, तो यहाँ पर जब हमारे पास यहाँ पर हाई टेबल होगा, प्रेसिडेंसी होगी, तो हमें यहाँ पर इन इश्यूज को यहाँ पर यूएनएससी में हाईलाइट करना है और आगे लेकर आना है, क्योंकि भारत इसमें अच्छा काम कर रहा है, और जिसमें भारत अच्छा काम कर रहा है उसको हम हाईलाइट क्यों ना करें यूएनएससी में। तो यहाँ पर ये पॉइंट बनता है। लेकिन यहाँ पर देखो, दो यहाँ पर वीटो पावर होल्डर यहाँ पर कंट्रीज आ जाते हैं, एक चाइना है और एक है रशिया। तो ये जो ना, ये यहाँ पर ऑब्स्टेकल खड़ा करेंगे भारत के सामने। यहाँ पर जो भारत चाहता है, जैसे यहाँ पर इफेक्टिव डिलीवरी देना चाहता है, उसके ऊपर यहाँ पर क्वेश्चन मार्क लगाएंगे और अलाउ ही नहीं करेंगे कि यहाँ पर भारत जो चाहता है उसको यहाँ पर इम्प्लीमेंटेशन जो है मिल सके जो बाकी के नेशंस हैं उनके लिए। तो यहाँ पर आर्टिकल के आखिर में यही बात की गई है कि यहाँ पर जो यूएन का फ्यूचर है, ओके, तो यहाँ पर वो भी जो है यूएन सेक्रेटरी जनरल एंटोनियो गुटेरेस, तो इन्हीं के यहाँ पर हाथों में होगा। हालांकि इनकी जो टर्म है वो एक्सपायर होने वाली है 31 दिसंबर 2021 को, लेकिन फिर ये दोबारा चुनकर आ जाएंगे, ऐसे ही यहाँ पर लग रहा है। तो यहाँ पर इनकी रीसिलेक्शन हो सकती है, लेकिन उसको यहाँ पर ट्रांसपेरेंट मैनर में करना होगा आने वाले समय में। जब 2015 में यहाँ पर यूनाइटेड नेशन जनरल असेंबली में इनकी सिलेक्शन हुई थी, तब जो रेजोल्यूशन लेकर आया गया था, तो उसको यहाँ पर कहा गया था कि यहाँ पर एक सीक्रेट डील हो चुकी है जो P5 कंट्रीज हैं उनके बीच में। तो उसके हिसाब से जो है एंटोनियो गुटेरेस को जो है यहाँ पर जो है यूएन का सेक्रेटरी जनरल बनाया गया है। तो P5 नेशन जो यहाँ पर परमानेंट 5 नेशंस हैं यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल के, जिनके पास यहाँ पर वीटो पावर है। तो किनके पास वीटो पावर है? सबसे पहले यूएस आ जाता है, उसके बाद आता है यूके और फ्रांस, 3 हो गए। उसके बाद रशिया और फिर चाइना, ये 5 कंट्रीज है जिनके पास यहाँ पर वीटो पावर है। अगर यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल में कोई भी मसला आता है, तो अगर भारत उसमें कुछ अच्छा करना चाहता होता है तो चाइना बीच में वीटो कर देता है। और भारत जो चाहता है, जैसे भारत चाहता है कि मैं यहाँ पर परमानेंट मेंबरशिप मुझे मिले। अभी के लिए जो ये प्रेसिडेंसी भारत के पास आई है, ये नॉन परमानेंट, एज ए नॉन परमानेंट मेंबर के तौर पर है। तो यूएनएससी के पास 10 नॉन परमानेंट मेंबर्स हैं और 5 परमानेंट मेंबर्स हैं। तो भारत चाहता है कि वो यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल का परमानेंट मेंबर बने, लेकिन ये नहीं हो पाता क्योंकि पाकिस्तान वैसे चाइना का लाई है। हालांकि पाकिस्तान के पास वीटो पावर नहीं, लेकिन चाइना जो है ना, चाइना अपनी वीटो को यूज करके भारत को एक साइड पे लगा देता है। तो यहाँ पर
चाइना ये यहाँ पर स्टेटमेंट देता है कि भारत अभी इतना कैपेबल नहीं हुआ कि इसको यहाँ पर वीटो दे दी जाए। तो P5 कंट्रीज यहाँ पर आपस में ही सीक्रेट डील जो है ऐसे करके नया सिक्योरिटी जनरल जो सेक्रेटरी जनरल है उसको ना अपॉइंट करें, तो इसके बारे में यहाँ पर ऑथर बात कर रहे हैं। और जो कैंडिडेट्स यहाँ पर आते हैं वो अपना विजन जो है ना वो भी यहाँ पर जो है पब्लिश करें, अपनी स्टेटमेंट जो है उसको पब्लिश करें, अपने रिज्यूमेस यहाँ पर दें। तो यहाँ पर भारत को भी अच्छे से काम करना होगा, आने वाले समय में अपनी जो है अच्छे से रिप्रेजेंटेशन जो है देनी होगी यूनाइटेड नेशंस सिक्योरिटी काउंसिल में। तो यही था पूरा आर्टिकल। तो यहाँ पर मैं माफ़ी चाहूँगा कि कुछ दिनों से आर्टिकल नहीं आ पाए, तो आगे फर्दर जो है कंटिन्यू रहेंगे आर्टिकल्स, जो डिस्कशंस हैं वो होती रहेंगी। तो कृपया लाइक शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें। बहुत बहुत शुक्रिया।